हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको एक इमेज को थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, वो इमेज क्या है उसको सुनो। कोई भी आपके पास में एक मेटल सरफेस होगा। इस मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग क्या कराते हैं, एक आपके पास में विकिरण को आपतित करवाते हैं। विकिरण जैसे ही इस मेटल की सरफेस पे आपतित होगा और इस विकिरण की वजह से आपके पास में, इस विकिरण की एनर्जी की वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और ये कंप्लीट जो फिनोमेना होगा, कंप्लीट जो प्रभाव होगा ना, इसको क्या कहा जाता है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। समझ गए बात को? मतलब कि आपके पास में क्या होगा, कोई भी मेटल होगा, उसके सरफेस के हम लोग क्या करेंगे, आपके पास में एक विकिरण को आपतित करवाएंगे और विकिरण को आपतित करवाने से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से अलग हो जाएगा, हट जाएगा। और इस प्रभाव को हम लोग कौन सा बोलेंगे, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो अपने माइंड में रहने चाहिए, और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। ठीक है, वेरिफिकेशन हम लोग इसमें देखें। तो चलिए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ना, वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा मेटल का सिलेक्शन करना है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो, आसानी से हो सके। ठीक है, मतलब कि इसमें धातु जो है ना, आपको वो कैसी चाहिए, आपको सक्रिय धातु चाहिए। सक्रिय धातु, आपको एक ऐसी धातु को सिलेक्ट करना है जिससे इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो, आसानी से हो सके। एक्टिव आपके पास में क्या चाहिए, आपको एक्टिव मेटल चाहिए। एक्टिव मेटल सामान्यतः जो हम लोग एक्टिव मेटल के रूप में काम में लेते हैं, वो लेते हैं किसको, सीजियम को। सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये वाला एक्टिव मेटल है? ठीक है, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो उतनी अच्छी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आसान निकालना, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना और ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन निकालना, जिसको कौन सा बोलते हैं, आयनन विभव। मतलब कि जिस मेटल के लिए आयनन विभव का मान कम होगा, वो उतनी अच्छी आपके पास में क्या आएगी, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल आपकी हो सकती है। आगे बात सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में दूसरा बात करते हैं किसका, विकिरण का। देखो, विकिरण के बारे में समझो तुम लोग। प्रत्येक जो मेटल होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना एक अलग अलग तरीके से काम करेगा। मतलब कि हर मेटल के साथ में जो इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं ना, और मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका आकर्षण बल होता है ना, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ मेटल के लिए मेटल और मेटल की सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या होता है, कम होता है, तो कुछ मेटल के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि विकिरण आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जो मेटल के अकॉर्डिंग हो। मतलब कि ऐसा विकिरण सिलेक्ट करो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, आपके पास में अलग कर सके। ठीक है, सामान्यतः जो हम लोग इसके अंदर विकिरण काम में लेते हैं ना, वो काम में लेते हैं, सामान्यतः बात करूं आपकी, तो सामान्यतः जो मेटल काम, जो विकिरण काम में लेते हैं, वो या तो फिर हम लोग लेते हैं दृश्य प्रकाश से, या फिर हम लोग लेते हैं किससे, पराबैंगनी से लेते हैं। अगर दृश्य प्रकाश की बात करूं तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, विजिबल लाइट, विजिबल से लेते हैं। या फिर हम लोग पराबैंगनी की बात करूं तो कौन सा लेते हैं भाई, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। आगे बात सबको समझ? ठीक है, और पॉइंट समझो अब आगे। पॉइंट नंबर 3, देखो, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझ के बाद, किसकी वजह से, विकिरण के आपतित होने से। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा ना आपके पास में, विकिरण का आपतित होना, इलेक्ट्रॉन निकलना तुरंत आपके पास में होता है। मतलब कि ये हो गया कि जो आपके पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है ना, वो आपके पास में क्या होता है, शीघ्रता से होता है। ठीक है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो कैसा होता है आपके पास में, अल्प समय के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अल्प समय में जैसे ही आपके पास में क्या होगा, विकिरण इस पे आपतित करेंगे, तुरंत आपके पास में इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे। आगे बात सबको समझ में? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आपका अगला पॉइंट ये है कि जो आपके पास में आपतित विकिरण जो होगी ना, उसकी क्या है, आवृत्ति की बात करूं आपके पास में, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आवृत्ति। देखिए, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी ऊर्जा होगी, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपतित विकिरण की आवृत्ति के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, इससे पहले जो लेक्चर लिया था उससे मैंने आपको पढ़ाया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और प्लांक ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, प्लांक ने ये कहा था कि कोई भी जो विकिरण होती है ना आपके पास में, उसकी जो आवृत्ति होती है वो उसकी ऊर्जा से संबंधित होती है। मतलब कि आवृत्ति न्यू जो है वो समानुपाती होती है किसकी, आपके पास में एनर्जी की होती है। आई बात समझ में? इसको तुम लोग दूसरे रूप से लिखते हो कि E बराबर आपके पास में क्या करते हो, एच न्यू करते हो। मतलब कि कोई भी आपके पास में जो
विकिरण होगी ना, उसमें जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होती है विकिरण आपके पास में आपतित हो रही है, मतलब कि उसकी प्रॉपर आपके पास में क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए, और जैसे आवृत्ति इसके ऊपर गिरेगी तो इसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मेटल की जिस प्रकार की मेटल की सरफेस होगी उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, आपका आपतित विकिरण की आवृत्ति भी आपको चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपतित विकिरण की तीव्रता पर डिपेंड करता है। तो भाई जो भी आपके पास में आपतित विकिरण होगी, आपतित विकिरण की जो तीव्रता होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं बोल सकता हूं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके पास में आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके पास में वो डिपेंड करता है आपतित विकिरण की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आपको थोड़े से ध्यान में रखने। अब बात करते हैं आपके पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो आपको मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है, आप लोग इस डायग्राम को एक बार देखिए, फिर अपन लोग इसको समझाता हूं। इस डायग्राम में मैं कौन सी बात कर रहा हूं। अगर इस डायग्राम को देखोगे ना, तो मैंने इस डायग्राम के अंदर मैंने एक मेटल का एक मैंने प्लेट बना रखा है, धातु की सरफेस बना रखी है मैंने। क्या पे इस धातु की सरफेस पे एक विकिरण को आपको करवाता हूं। मान लेता हूं कि आने वाली जो विकिरण है उसकी आवृत्ति जो है, मान लो उसकी आवृत्ति जो हो न्यू है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यू आवृत्ति है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, वो होगी ई बराबर क्या होगी भाई, एच न्यू होगी। क्या होगी आपकी, ई बराबर एच न्यू होगी। अब ये ई बराबर एच न्यू ऊर्जा का आपके पास में विकिरण है, वो आपतित होगा किसके ऊपर, धातु की सतह के ऊपर आपतित होगा। अब आपको पता है कि विकिरण और धातु की सतह के बीच में जो आपके पास में क्या होगा, दोनों के बीच में टक्कर होगी। टक्कर जो होती है वो किस प्रकार की होती है, प्रत्यास्थक प्रकार की होती है। मतलब कि ये हो गया कि जितनी इसकी ऊर्जा होगी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी जाएगी किसको, आपके पास में मेटल की सरफेस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि आने वाली ऊर्जा वो सारी की सारी दे दी जाएगी किसको, आपके पास में मेटल की सरफेस को दे दी जाएगी। अब ये जो दी जाने वाली ऊर्जा जो है ना, वो 2 काम करेगी। इसमें से कितने काम करेगी, 2 काम करेगी। कौन कौन से काम है उनको समझना। देखो भाई मैंने क्या बोला आपके पास में, मैंने ये कहा है कि आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की आपके पास में क्या होगी, कोई ना कोई क्या होगी, ऊर्जा होगी, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया किससे, ई बराबर किससे किया, एच न्यू से रिप्रेजेंट किया। ये सारी की सारी ऊर्जा मिली किसको, धातु की सरफेस को मिली। अब ये जो मिलने वाली जो ऊर्जा वो 2 काम करेगी। 2 काम कौन से हैं, समझना इस बात को। पहला काम तो क्या होगा, पहला काम तो ये होगा कि धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास में। देखो कोई भी जो मेटल होता है ना, कोई भी जो मेटल होता है वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है भाई, परमाणु के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो उसका होता है न्यूक्लियस और दूसरी होती है उसकी कक्षाएं। समझ गए बात को। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, एक तो होता है प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं ना कि नाभिक के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है ना वो कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन उसमें चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दी जाने वाली ऊर्जा है ना, उसका पहला काम तो क्या होगा, पहला काम तो यही होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको तोड़ दे आपके पास में। ठीक है, और आपके पास में इसका मतलब ये है कि मेटल की सरफेस से पहला काम तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम लोग फ्री करेंगे। और कोई भी आपके पास में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं भाई, कार्यफलन। तो ये जो ऊर्जा दी जाएगी ना आपके पास में, वो पहला तो काम क्या करेगी, पहला तो व्यक्त होगी किसके रूप में भाई, कार्यफलन के रूप में। किसके रूप में, कार्यफलन। इंग्लिश की बात करो तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई इसको, वर्क फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात सबको समझ में। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम, यदि मान लो कि आपके पास में, बात यह है कि मान लो कि आपके पास में आने वाली विकिरण की ऊर्जा मान लो कि 100 किलो जूल है। एक बार की मान के चलो कितनी ऊर्जा हुई इसके पास में, 100 किलो जूल है। ठीक है, पहला काम क्या किया, पहला काम इसने किया आपके पास में कि इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, हम लोगों ने सरफेस से अलग किया। मान लेते हैं कि सरफेस से अलग करने में आपके पास में ऊर्जा खर्च होगी कितनी, आपके पास में 70 किलो जूल ऊर्जा खर्च होगी। तो बची कितनी आपके पास में, आने वाली विकिरण की ऊर्जा कितनी, 100, खर्च कितनी होगी आपके पास में, 70 होगी। तो बची कितनी आपके पास में, कितनी बची आपके पास में, 30 किलो जूल। तो ये 30 किलो जो ऊर्जा जो है ना, वो क्या करेगा आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन की मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़कर क्या हो जाएगा आपके पास में, अलग हो जाएगा। और वो जो ऊर्जा आपके पास में बाहर निकलेगी ना, उसको हम लोग किसके रूप में बोलेंगे, आपके पास में गतिज ऊर्जा के रूप में। मतलब कि इसके 70 किलो जूल ऊर्जा जो है ना, वो तो किसके रूप में काम कर रही है आपके पास में, कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब क्या हुआ, कार्यफलन का मतलब है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे हैं।
बाकी जो बची ऊर्जा है ना वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जाएगी। तो यहाँ पे तो जो काम आएगा आपके पास में कौन काम में आ रहा है, गतिज ऊर्जा काम में आ रही है। और यहाँ पे जो काम में आ रहा है वो कौन काम में आ रहा है आपके पास में, कार्य फलन काम में आ रहा है। आगे बात समझ में, मतलब कि आपके पास में आपतित विकिरण की जो ऊर्जा जो थी ना आपके पास में दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट कौन सा था, कार्यफलन, जिसको तुम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और दूसरा कौन सा रहेगा आपके पास में, दूसरा रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा में। किसमें रहेगा, गतिज ऊर्जा में बात करो तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक्स एनर्जी के रूप में। और इसको हम लोग किससे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं किससे, इसको बोलते हैं हम लोग 1/2 mv²। ठीक है, यहां पर आपके पास में m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का मास होगा, v जो है वो क्या होगा आपके पास में, उसका जो भी आपके पास में वेलोसिटी होगी उसके बारे में। तो मैं यहां पे लिख दूं कि यहां पे जो m है वो तो क्या आपके पास में, वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां पर v जो है ना वो क्या है, उसका वेग होगा। आगे बात सबको समझ में आपको। तो आने वाली ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो कार्यफलन में और आपके पास में एक गतिज ऊर्जा में। अब बात को समझिए थोड़ा सा। मान लो सर कि आपके पास से मान लो एक ऐसे विकिरण लेता हूं जिसकी ऊर्जा जो है ना वो केवल कार्य फलन के बराबर ही हो। मैंने क्या बोला आपको, मैं एक ऐसी आपके पास में क्या करता हूं, एक ऐसी आपके पास में विकिरण लेता हूं जिसका ऊर्जा जो है ना किसके बराबर हो, केवल कार्य फलन के बराबर ही हो। तो क्या होगा, तो देखो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करता हूं, एक नंबर कंडीशन अप्लाई करता हूं कि यदि आपके पास में जो ऊर्जा आई है ई जो है ना आपके पास में, जो ई बराबर की मैं क्या बोल रहा हूं एच न्यू जो है ना, वो केवल किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, केवल फाई के बराबर है। तो केवल काम क्या होगा, केवल आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सरफेस से अलग ही होगा, उसको छोड़कर दूर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि दूर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमने क्या बोला कि आपके पास में आने वाले विकिरण की ऊर्जा ही किसके बराबर है, कार्यफलन के बराबर है। तो ये काम नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। और एक और पॉइंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात भी ध्यान रख लो भाई, क्या बोलते हैं उनको, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात सबको समझ में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो काम चाहिए आपको, एक तो कार्य वर्क फंक्शन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब बात को समझो तुम लोग, मतलब कि हो गया कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम से कम एक सर्टेन अमाउंट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वो जो ऊर्जा होती है ना उसको क्या कहते हैं आपके पास में, मैंने क्या कहा, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास में, देहली ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलते हैं वैसे उसको, देहली ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, देहली ऊर्जा। और जो आपके पास में विकिरण जो होगी ना उसकी जो आवृत्ति होगी ना उसको क्या कर लेंगे हम लोग, उस आवृत्ति को बोलेंगे देहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे भाई आपके पास में, देहली आवृत्ति बोलेंगे। तो कभी भी आपके एग्जाम में सवाल आ जाए ना कि देहली ऊर्जा देहली आवृत्ति क्या होती है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, देहली ऊर्जा के बारे में क्या बोलोगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितना मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना वो तो क्या होती है आपकी देहली ऊर्जा। और जितनी मिनिमम आपके पास में आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको बोलते हैं लोग देहली आवृत्ति, उसको कहा जाता है। मतलब कि ये हो गया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए मिनिमम आपके पास में किसकी आवश्यकता होगी, मिनिमम आवृत्ति की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कोई मिनिमम आवृत्ति जो है वो कितनी आपके पास में, न्यू नोड है आपके पास में, कितनी है, न्यू नोड है। इसका मतलब यहां से जो ऊर्जा आपके पास से बाहर निकलेगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू नोड के बराबर होगी। और ये एच न्यू नोड आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास में, कार्यफलन बोलते हैं। मतलब कि कार्यफलन जो है वो किसके बराबर होगा, एच न्यू नोड के बराबर होगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि जो कार्यफलन जो फाई जो है ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कौन सी ऊर्जा के, वो बराबर होगा देहली ऊर्जा के, एच न्यू नोड के बराबर होगा। हमने क्या बोला, आने वाले विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी है, E बराबर एच न्यू है। तो इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के बताते हैं आपको, देखना समीकरण का रूप चेंज करेंगे भाई साहब। कुल ऊर्जा कितनी है भाई, कुल ऊर्जा आपके पास में E किस किस में व्यक्त हो रही है, पहले तो कार्यफलन में फाई में, और दूसरा किस में आपके पास में, अगर बची है तो किस में काम करेगी, 1/2 mv² के रूप में। ठीक है, हमने क्या बोला आपके पास में कि आने वाली ऊर्जा को अगर मैं किसके रूप में व्यक्त करूं, फ्रीक्वेंसी के रूप में, प्लांक के अनुसार फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो वो किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी। मैंने बोला कि मिनिमम जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, देहली ऊर्जा। तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूं ना, एच न्यू नोट भी बोल सकते हैं उसको।
ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 mv² आपका हो जाएगा। और ये जो समीकरण आपके पास में ना वो किसके लिए आपका, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और इस वाले जो समीकरण है ना, इस समीकरण से आप लोग कोई भी सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आपके एग्जाम में आपके पास में इससे सवाल पूछ सकता है कि आपको ये बोले कि आपके पास में इस समीकरण से तुम लोग गतिज ऊर्जा की बात करो। किसकी बात करें, आपके पास में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब आपसे ये सवाल पूछ ले कि आपतित विकिरण की आपके पास में एनर्जी जो है वो इतनी है, आपके पास में जो कार्यफलन का मान है वो इतना है, तो गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इस समीकरण को आप लोग अरेंज कर सकते हो। देखो हमें गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास में इसको, तो ये तो क्या है, ये तो आपके पास में आपतित विकिरण की ऊर्जा, आपतित विकिरण की ऊर्जा, ठीक है। एच न्यू नोट क्या आपके पास में, वो है देहली ऊर्जा या फिर देहली आवर्ती बोल दीजिए तुम लोग। और ये क्या आपके पास में, ये है गतिज ऊर्जा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तो गतिज ऊर्जा कैसे याद करोगे तुम लोग, तो इस समीकरण को क्या करोगे, रीअरेंज करोगे। कर दो एक बार रीअरेंज के लिए, तो क्या होगा 1/2 mv² मेरे को ज्ञात करना है, 1/2 mv² ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां भेजो, तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस में क्या करना पड़ेगा, एच न्यू नोट। एच को ऐसे कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² बराबर में किसके हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इसके एच, और क्या हो जाएगा न्यू माइनस में न्यू नॉट। और इस समीकरण से तुम लोग अलग अलग क्या बना सकते हो, पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। मैं बना के दिखाता हूं इसे। समीकरण क्या है, समीकरण आया है 1/2 mv² बराबर में किसके आया, वो आया है एच न्यू माइनस में न्यू नॉट। ठीक है, ये क्या है, आपतित विकिरण की, और ये क्या है, देहली की। अगर मान लो कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट क्या हो, यदि आपके पास में आने वाली विकिरण की ऊर्जा है वो ज्यादा है किससे, आपके पास में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, आपकी देहली से, तो फिर क्या होगा, तो अगर आपके पास में आने वाले की ज्यादा आवृत्ति है और किससे, आपके पास में देहली से, तो क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा भाई, होगा। यदि आपके पास में क्या हो जाए, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या हो, केस नंबर सेकंड ये हो कि एच न्यू का जो मान है वो कम हो किससे, आपके पास में एच न्यू नोट से, मतलब कि आने वाले की ऊर्जा कम हो किससे, आपके पास में देहली से, तो फिर क्या होगा भाई, आपके पास में यहां से प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आगे बात सबको समझ में, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एकदम से आसान टॉपिक है, एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो 2 नंबर का सवाल इससे आ सकता है, पूरा 10 नंबर का सवाल नहीं पूछेगा, ना से बड़ा 20 नंबर का सवाल पूछेगा। सवाल अगर पूछेगा तो आपको कितने नंबर का पूछेगा, केवल इससे 2 पूछेगा। आपसे बोल सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे बोलते हैं, या फिर इसके जो डेफिनेशन बनती है उनसे पूछ सकता है, देहली ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है, देहली आवृत्ति के बारे में पूछ सकता है, और कार्यफलन के बारे में पूछ सकता है। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन ये होता है कि सर कोई भी जो मेटल का सरफेस होता है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो तो क्या कहलाता है, कार्यफलन। सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा आपके पास में। और सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो मिनिमम आपके पास में आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, आपका देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो ये